ओके डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को अध्ययन सामग्री पहले पहुंच गई होगी। पहले मेरे स्टूडेंट लोगों से पूछो कि आज इन्होंने पहले अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड किया है, उसको सुरक्षित किया है या नहीं, क्योंकि आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। उस टॉपिक में पहले से वो थोड़ा सा भी पढ़ के आए हैं, मटेरियल को डाउनलोड किया है या नहीं, प्लीज इन्फॉर्म मी। हो गया है? ओके गुड। अब मैं स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसको आप लोगों ने किया होगा। कहाँ है वो क्वेश्चन? ये है। क्या आप 19वीं सदी में सर्वहारा क्रांति के मुद्दे पर कार्ल मार्क्स को एक गलत भविष्यवक्ता मानते हैं? अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। अंकुर, पूछो इनसे कि इन्होंने क्वेश्चन का उत्तर किया है, कोशिश की है या नहीं की है। जल्दी बताइए, समय कम है, काम ज्यादा है। ट्राई किया। क्या हुआ है या नहीं? आपने ट्राई किया है, उसमें सफलता मिली है ट्राई करने में या नहीं? उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं है। ओके, चलिए धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस लिखना जारी रहे, कभी भी लिखना आप मत छोड़िए, लिखना हमेशा जारी रहे। अब जैसे क्वेश्चन है कि क्या आप सर्वहारा क्रांति के मुताबिक कार्ल मार्क्स को गलत भविष्यवक्ता अपने मत के पक्ष में उत्तर देते हैं, तो क्या स्टैंड लिया जाए, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ लिया जाए या ना लिया जाए? हाँ या ना? यस और नो? यस। आप लोग बहुत समझदार हो। क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है, इसको हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, मजदूरों एक हो, एक हो के नारे के बावजूद उसके जीवन काल में कहीं भी सर्वहारा क्रांति घटित नहीं हो सकी। कहीं भी सर्वहारा क्रांति घटित नहीं हो सकी, नहीं हो सकी। फिर भी उसे एक गलत भविष्यवक्ता करार देना उचित प्रतीत नहीं होता। करार देना उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इसके निम्नलिखित कारण है। इसके निम्नलिखित कारण है।
अब आप, ये आपका थेसिस हो गया। अब थेसिस के बाद दो कारण आप बता दीजिए। एक बताइए कि कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी अगर खरा नहीं उतर पाई या कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी तात्कालिक रूप में घटित नहीं हुई, इसका कारण था पूंजीपतियों के द्वारा अपनी रणनीति बदल लिया जाना। एक छोटे से पैराग्राफ में उसको लिख डालिए। दूसरा यहां फिर इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो यह कि भले ही क्रांति कहीं नहीं घटित हुई हो, परंतु पूंजीवाद को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ा, और उसको भी छोटे से पैराग्राफ में उसके कुछ बिंदु को, और तब अंत में निष्कर्ष दे दीजिए। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि कार्ल मार्क्स की घोषणा या कार्ल मार्क्स या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा गलत प्रमाणित हो गई। ऐसे करके आप उसको एंड कर दीजिए। देखिए, लिखना एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ये रचनात्मक प्रक्रिया तब विकसित होगी जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओगे। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे तो फिर इसको जारी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस लाना है और प्रत्येक दिन ट्राई करना है। चलिए, अब हम लोगों के बीच यह मौन समझौता हमेशा रहेगा। अंकुर, अब चलिए हम लोग आते हैं साम्राज्यवाद वाला टॉपिक जो आपका आने वाला, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो ये आपका डायग्राम आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। ये डायग्राम में क्या क्या है मुद्दा, तो देखिए 19वीं सदी का नव साम्राज्यवाद, इसको 19वीं सदी का, जैसे पुराना साम्राज्यवाद हम लोग कहते हैं, आप याद करिए व्यावसायिक क्रांति के बाद जो अन्य महाद्वीपों में यूरोपीय शक्तियों का जो विस्तार हुआ उसके लिए हम पुराना साम्राज्यवाद, उसको हम पुराना साम्राज्यवाद मानते हैं। और फिर दोबारा जब साम्राज्यवाद दोबारा पुनर्जीवित होकर आया उसको हम लोग नव साम्राज्यवाद कहते हैं। तो पुराना साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद का वही चक्कर है। मैंने पहले आपको पार्ट 3 में औद्योगिक क्रांति कवर की, याद करिए। फिर हमने समाजवाद और मार्क्सवाद कवर किया, और दूसरा उपखंड था, और ये तीसरा उपखंड है। ये खंड 3 का उपखंड 3 है, और उपखंड 4 होगा प्रथम विश्व युद्ध। और उन चारों उपखंडों को हम एक डायग्राम के माध्यम से जोड़ेंगे और आप लोग बड़ी सुगमता से इसको समझोगे। तो ये कहलाएगा नया साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच संबंध हमने मुद्दा उठाया है। फिर साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में अंतर, नव साम्राज्यवाद को प्रेरित करने वाले कारक, इसमें 1 2 3 4 5 ये बेकार है, इसको हटा देते हैं और हम इतने कारक लेंगे 1 2 3 4 5 6 कारकों की चर्चा करेंगे, जिसमें औद्योगिक क्रांति होगी, राष्ट्रीय गौरव की भावना होगी, अफ्रीका का विभाजन होगा, सामाजिक साम्राज्यवाद होगा, यूरोपीय राजनीति का विस्तार होगा, सामाजिक डार्विनवाद होगा। इतने। फिर पुराने साम्राज्यवाद और नए साम्राज्य के शोषण के स्वरूप में अंतर है। नव साम्राज्यवाद ने 19वीं सदी के भूमंडलीकरण को कैसे प्रोत्साहन दिया, और यूरोपीय उपनिवेशवाद और अमेरिकी नव उपनिवेशवाद में क्या अंतर, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। तो चलिए पहले 1 बाय 1 शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति देखो 2 तरह का प्रभाव पैदा करेगा। एक तरफ श्रमिकों का शोषण होगा, तो वर्ग संघर्ष और मार्क्सवाद आया जो पीछे आप देख चुके हो। दूसरा है बाजार एवं कच्चे माल की जरूरत होगी, बाजार की भी जरूरत होगी और कच्चे माल के सोर्स की जरूरत है, तो साम्राज्यवाद आएगा। अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच क्या संबंध है, तो आपको यहां सूचना मिलती है कि साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग 19वीं सदी के अंत में आरंभ हुआ। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, इन दोनों शब्दों के संबंधों को लेकर काफी विवाद है, परंतु कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर उपनिवेशवाद एक दृष्टिकोण है तो साम्राज्यवाद उसका क्रियान्वयन। दूसरे शब्दों में सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि अगर एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो वो साम्राज्यवाद की स्थिति है। वहीं अगर संबंधित देश के शोषण के संदर्भ में वह कोई निश्चित नीति अपनाता है तो उसे उपनिवेशवाद का नाम दिया जाता है। अब देखिए, ये बहुत आसान है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। जैसे साम्राज्यवाद का मतलब हुआ, जैसे उपनिवेशवाद एक धारणा है, एक अवधारणा है, एक सोच है, तो साम्राज्यवाद उसका क्रियान्वयन है। मतलब
साम्राज्यवाद उसका क्रियान्वयन। उपनिवेशवाद एक मनोभाव है, साम्राज्यवाद उसका वास्तविक रूप है। मतलब अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसका राजनीतिक आर्थिक शोषण शुरू कर देता है तो वो साम्राज्यवाद है। लेकिन जो राजनीतिक आर्थिक शोषण की योजना बनाकर उस पर कब्जा करने की चाहत रखता है वो उपनिवेशवाद है। मतलब आप उलझे तो नहीं ना, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। मतलब उपनिवेशवाद एक सोच है। जो उपनिवेशवाद ऐसा है कि आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप संबंधित क्षेत्र का आर्थिक सामाजिक शोषण की योजना जो आपके मन में है वो उपनिवेशवाद है, और उसके क्रियान्वयन के क्रम में उस पर जब आप कब्जा कर लेते हैं तो साम्राज्यवाद है। तो साम्राज्यवाद बाह्य अभिव्यक्ति है और उपनिवेशवाद उसकी सोच है। यही आप यहां पढ़ने से आपको उसका मतलब निकल जाएगा कि साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग 19वीं सदी के अंत में आरंभ हुआ। साम्राज्यवाद जो कि देखो, कार्ल मार्क्स ने कहीं भी इंपेरियलिज्म शब्द का, इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद शब्द इंपेरियलिज्म का हिंदी है, कार्ल मार्क्स ने कहीं भी इंपेरियलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। टेम्परेचर कितना है अंकुर? 24। तो उपनिवेशवाद कहीं भी साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग, इंपेरियलिज्म शब्द का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने नहीं किया। लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद इसका फ्रीक्वेंट प्रयोग होने लगा और 20वीं सदी के आरंभ में तो और भी ज्यादा। तो ये बेसिकली क्या था कि इसमें कहा गया कि साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग 19वीं सदी के अंत में आरंभ हुआ। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद इन दोनों शब्दों के संबंधों को लेकर काफी विवाद है, परंतु कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर उपनिवेशवाद एक दृष्टिकोण है तो साम्राज्यवाद उसका क्रियान्वयन। दूसरे शब्दों में सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि अगर एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो वो साम्राज्यवाद की स्थिति है। वहीं अगर संबंधित देश के शोषण के संदर्भ में वह कोई निश्चित नीति अपनाता है तो उसे उपनिवेशवाद का नाम दिया जाता है। अगर कोई निश्चित नीति वो अपना लेता है तो उसे उपनिवेशवाद का नाम दिया जाता है। अब साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में क्या अंतर है उसको देखिए। तो आप याद करिए, जब कुस्तुनिया का पतन हुआ और भौगोलिक खोज आरंभ हुई तो भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप जो अन्य महाद्वीपों में यूरोपीय शक्तियों का प्रसार हुआ, जो मैं पीछे बता चुका हूं आपको, पीछे 16वीं 17वीं के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के संदर्भ में, उसका नाम दिया गया साम्राज्यवाद। और जब दोबारा वही 19 सेंचुरी 1870 के दशक के बाद जब वह दोबारा प्रकट होता है फिर, तो उसका नाम होता है नव साम्राज्यवाद या नया साम्राज्यवाद, न्यू इंपेरियलिज्म या न्यू इंपेरियलिज्म। तो यही है, बिल्कुल क्लियर इसमें किया गया है कि सामान्यतः यूरोपीय साम्राज्यवाद को 2 चरणों में देखा जाता है। प्रथम चरण भौगोलिक खोज के साथ 16वीं 17वीं सदी में आरंभ हुआ। यह वाणिज्यवादी आर्थिक दर्शन पर आधारित था। इसे साम्राज्यवाद के नाम से जाना गया। यह लगभग 3 शताब्दियों तक चला, किंतु 18वीं सदी के अंत तक इसका पतन हो गया। अब फिर उसके बाद तुम देखोगे कि दोबारा जब वह प्रकट होगा जैसे ये पहला चरण है, उसके बाद फिर वो दोबारा प्रकट होगा। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि इसको कैसे आप देखोगे और कैसे इसको डेवलप करोगे उसको देखिए। जैसे कि 18वीं सदी के अंत तक, 18वीं सदी के अंत तक, एक मिनट करते हैं, यहां पर देखिए पुराना साम्राज्यवाद का पतन। पुराना साम्राज्यवाद का पतन, तो पुराना साम्राज्यवाद का पतन कैसे? तो 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के आरंभ तक, 19वीं सदी के आरंभ तक
पुराना साम्राज्यवाद का अंत हो गया। पुराना साम्राज्यवाद का पतन हो गया। पतन हो गया। इसके निम्नलिखित कारण, इसके निम्नलिखित कारण। तो अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई जो भौगोलिक खोज के बाद जो साम्राज्यवाद अमेरिकी महाद्वीप में पनपा था, जो अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में पनप रहा था, एशिया में तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ, बाकी उन क्षेत्रों में उसका पतन हो गया। तो साम्राज्यवाद का पतन क्यों हुआ? तो इसके एक से अधिक कारण, इसी में आपको कारण बताए गए हैं। और उसी कारणों में आप देखोगे कि क्या कारण है। जैसे देखिए, आपने देखा कि अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, तो अमेरिकी क्रांति के बाद पहला कारण हम यहां लेते हैं अमेरिकी क्रांति। जब अमेरिकी क्रांति हुई तो अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश है वो स्वतंत्र हो गए। तो उनके स्वतंत्र होने से पुराने साम्राज्यवाद को धक्का क्यों लगा? क्योंकि देखिए, अब जैसे मान लीजिए, आप इसको ऐसा मानिए कि चूंकि इससे पहले माना जाता था कि उपनिवेश मातृ देश के हित के लिए अर्थ रखता है, लेकिन ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश दुनिया के पहले उपनिवेश थे जो आजाद हो गए। तो उनके आजाद होने के बाद अब शंका जैसी बात होने लगी कि भाई उपनिवेश अब रिलायबल नहीं है। पहले माना जाता था उपनिवेश मातृ देश के हित के लिए अर्थ रखते हैं, अब लगता था कि नहीं, रिलायबल नहीं है भाई। किसी समय माने एक धारणा सी बन गई थी कि उपनिवेश उस पक्षी की तरह है जिसको आप इस उम्मीद से दाना चुगाते हो कि वे बड़े होने पर चूजे बनेंगे, लेकिन पता चलता है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो फूट से उड़ जाते हैं, वो आपको अंडे नहीं देते और फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलता। तो एक तरह से उपनिवेशवाद से मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हुई। मतलब एक किसी विद्वान ने तो यहां तक कहा कि उपनिवेश उस फल की तरह है जो तब तक पेड़ से लटके रहते जब तक पकते नहीं। जो दूसरा पॉइंट है कि जो दूसरा फैक्टर है, वो दूसरा फैक्टर कह सकते हो कि एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। देखो, ये महज संयोग नहीं हो सकता कि 1776 के वर्ष में ही अमेरिकी क्रांति हुई और अमेरिकी क्रांति ने वही पुराना जो वाणिज्यवाद था, या आप कह सकते हो जो पुराना साम्राज्यवाद था, उसको धक्का पहुंचाया। और 1776 के वर्ष में ही एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। और वेल्थ ऑफ नेशंस में मैं आपको बता चुका हूं कि एडम स्मिथ ने खुलकर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की धज्जियां उड़ाई। उसने कहा कि और लाभदायक है, सारे उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दीजिए, पूरी दुनिया की तरक्की होगी, आपको भी ज्यादा फायदा होगा। और अकेला केवल एडम स्मिथ ही आलोचना करने वाला नहीं था, आगे अन्य विद्वान भी इसमें शामिल हो गए। कॉबडेन शामिल हो गया इसमें आगे जेम्स मिल भी शामिल हो गया। जेम्स मिल ने तो फ्रांस को इतना तक कहा कि आप अपने सारे उपनिवेशों को मुक्त कर दीजिए, आप ज्यादा खुशहाल रहेंगे। तो ये धारणा आ गई। तीसरा तुम कर सकते हो कि मुक्त व्यापार आंदोलन। मुक्त व्यापार आंदोलन। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मुक्त व्यापार आंदोलन आरंभ हो गया, और ये जो मुक्त व्यापार आंदोलन है ये ब्रिटेन में आरंभ हो गया। कॉबडेन वगैरह इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, और ये आंदोलन देखते देखते संपूर्ण मतलब एक तरह से ब्रिटेन में फैल गया। तो ये मुक्त व्यापार आंदोलन ने भी जो पुराना उपनिवेशवाद जो साम्राज्यवाद है उसको धक्का पहुंचाया। चौथा फैक्टर कह सकते हो दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों का विद्रोह एवं मुनरो सिद्धांत।
मैं आपको मुंडो सिद्धांत 1823 का बता चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि दक्षिण अमेरिका में, पीछे कह चुका हूं, हो सकता है अभी आप भूल भी गए होगे, थोड़ा सा आप पढ़ना तो याद हो जाएगा, कि मैं बता चुका हूं कि वहां पर दक्षिणी अमेरिका स्थित जो उपनिवेश है उसका क्या हाल है या उनका क्या अप्रोच है। कि दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों का जो विद्रोह है वो मुंडो सिद्धांत के माध्यम से व्यक्त होता है। तो कैसे? तो एक्चुअली दक्षिणी अमेरिका में आपको याद है कि स्पेन के उपनिवेश हुआ करते थे और वो स्पेन के उपनिवेशों ने विद्रोह किया था। स्पेन के उपनिवेशों ने विद्रोह किया था और जो स्पेन के उपनिवेशों ने विद्रोह किया था वो कैसे किया था, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नो। तो उसने स्पेन के जो उपनिवेश है वह एक महत्वपूर्ण उस समय का एक सेना नायक था जिसका नाम मैंने आपको बताया होगा। उस सेना नायक का नाम है साइमन बोलीवर। साइमन बोलीवर के नेतृत्व में उसने विद्रोह किया था। साइमन बोलीवर के नेतृत्व में उसने विद्रोह किया था और विद्रोह का झंडा खड़ा करके उसने बिल्कुल से सफलता पाली थी। और उसी समय एक अमेरिकी प्रेसिडेंट है जिसका नाम था मुनरो। मुनरो ने अपने प्रसिद्ध मुनरो डॉक्ट्रिन की घोषणा की और जिसमें उसने यूरोपीय शक्तियों को यह चेतावनी दी कि वो दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करें। इससे भी उपनिवेशवाद को धक्का लगा। तो अब देखो, उपनिवेशवाद को इतना धक्का लग चुका था कि 1852 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली ने यहां तक स्टेटमेंट दे डाला था कि उपनिवेश हमारे गले में लटके हुए पत्थर की तरह है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि फिर यही उपनिवेशवाद दोबारा 1870 के दशक के बाद प्रकट हुआ। 1870 तथा उसके पश्चात 1870 तथा उसके पश्चात 70 एवं उसके पश्चात यह उपनिवेशवाद प्रकट हुआ और इस उपनिवेशवाद को नाम दिया गया 1870 में। उसके पश्चात यह साम्राज्यवाद प्रकट हुआ और इसको नाम दिया गया नव साम्राज्यवाद। नव साम्राज्यवाद। तो अब यहीं पर आपके सामने चुनौती आती है कि आखिर यह क्यों प्रकट हुआ। जैसे यहां पर आपको, ये तो खैर उपहार पद्धति अलग है, लेकिन यह क्यों प्रकट हुआ, तो इसमें सवाल उठता है कि बहुत सारे विद्वानों ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि यह पूंजीवाद के कारण प्रकट हुआ। जैसे आप इसको ऐसे मान के चलो कि 1870 में उसके पश्चात नव साम्राज्यवाद क्यों प्रकट हुआ। तो इसमें पहले लेनिन ने इसकी व्याख्या देना, हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने इसकी व्याख्या देने की कोशिश की है, लेकिन जो एक व्याख्या इसके द्वारा दी गई है वो व्याख्या दी गई है व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। और व्लादिमीर लेनिन ने इसकी व्याख्या देते हुए कहा कि देखिए, इसके पीछे व्लादिमीर लेनिन ने उत्तरदायी माना कि देखिए, इसकी वजह कुछ और है। इसकी वजह यह है कि साम्राज्यवाद औद्योगिक क्रांति की देन है। लेकिन इससे पहले तुमको मैं बताऊं कि इससे पहले एक और विद्वान था, उसका नाम था हॉब्सन। हॉब्सन ने भी इसकी व्याख्या की, लेकिन लेनिन ने इसकी वास्तविक व्याख्या की। लेनिन ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि उसने कहा, एक्चुअली कार्ल मार्क्स को लेनिन ने यहीं पर बचाया है। जैसे लेनिन ने एक पैम्पलेट लिखा है, उस पैम्पलेट के बारे में मैं नाम बता रहा हूं, उसका नाम है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे लेनिन ने एक पैम्पलेट लिखा और लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण,
या पूंजीवाद का चरम स्थिति। तो आपको याद होगा जो कार्ल मार्क्स को जो गलत भविष्यवक्ता करार दिया गया था कि कार्ल मार्क्स की घोषणा गलत सिद्ध हुई, तो उसको लेनिन नहीं बचाया। लेनिन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ ऐसा कि कार्ल मार्क्स ने घोषणा की थी कि दुनिया के मजदूरों एक हो, और वो विश्व क्रांति की बात कर रहा था। तो पूंजीपति यूरोप के डर गए। तो यूरोप के पूंजीपति डरकर कुछ समय के लिए उन्होंने अपने मजदूरों का शोषण रोक दिया, और अपने मजदूरों का शोषण रोक के वो चले गए उपनिवेशों में। और उपनिवेशों में जाकर उन्होंने वहां के लोगों का शोषण शुरू कर दिया, और उपनिवेशों से जो धन लूट कर लाते थे उसका एक छोटा सा भाग अपने मजदूरों पर भी खर्च करने लगे। उनके काम के घंटे कम कर दिए, उनकी आर्थिक सुविधाएं बढ़ा दी, वेतन बढ़ा दी, भत्ते बढ़ा दिए, और थोड़ा जीवन स्तर को ऊंचा उठा दिया। तो क्रांति के रास्ते से हट गए। तो क्रांति के रास्ते से हट गए, लेनिन का कहना है। तो लेनिन बोलता है कि पूंजीपतियों ने अपनी रणनीति बदल दी, लेकिन उसने एक आर्टिकल लिखा, इस आर्टिकल का नाम पढ़ो, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेकिन लेनिन ने उनको चेताया कि आप ज्यादा खुश मत होइए, इस चरण में आकर, साम्राज्यवाद के चरण में आकर पूंजीवाद मर जाएगा, खुद मरेगा। कैसे? तो वो जो आप देखोगे कि एक तो उसने, देखो, एक यहां पर मैं एक और बात की तरफ तुम्हारा संज्ञान खींचना चाहूंगा, तुम्हारा संज्ञान तुम्हारा एक और बात तुम्हारे संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उसने कहा कि उपनिवेश के लोगों के शोषण के लिए चले गए, तो उन्होंने अपने सर्वहारा का शोषण कुछ समय के लिए बंद कर दिया। तो एक लेनिन ने एक अच्छा सा शब्द दिया है उपनिवेश के लोगों के लिए, उपनिवेश के शोषित लोगों को। उसने कहा नए सर्वहारा। उपनिवेश में सभी सर्वहारा हैं, क्योंकि पूंजी जैसे वो महानगरीय राज्य या मातृदेश के पूंजीपतियों के द्वारा लूटे जा रहे हैं। तो लेनिन ने कहा कि अब उनको चूंकि शोषण के लिए नए सर्वहारा उपनिवेश में मिल गया था, तो उन्होंने पुराने सर्वहारा को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। क्योंकि अब नए सर्वहारा उनको लूट के लिए मिल गया था, तो उन्होंने पुराने सर्वहारा को कुछ समय के लिए छोड़ दिया, बख्श दिया, मतलब उनकी जान बचा दी। तो इसलिए, लेकिन उसने चेताया, अपने मजदूरों को चेताया कि देखिए आप ज्यादा खुश मत होइए। जैसे ये बात तो बोला नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, और जब चींटी मरने वाली होती है तो उसको पर लग जाते हैं। तो लेनिन का कहना था कि भाई देखिए, अब पूंजीवाद जब मरने वाली अवस्था में आई तो साम्राज्यवाद के चरण में पहुंच गई, क्योंकि उसका कहना था कि साम्राज्यवाद के चरण में जाकर जो डिफरेंट जो राष्ट्र हैं, पूंजीवादी राष्ट्र, उनके बीच आपस में एक टकराहट होगी, और वो एक अखिल यूरोपीय युद्ध का रूप ले लेगा। और अखिल यूरोपीय युद्ध के कारण जब पूंजीवादी सरकार कमजोर होगी, वहीं पर सर्वहारा वर्ग को एकजुट होना चाहिए, और उसी समय उसको डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित कर देनी चाहिए। लेनिन ने यही काम 1917 में 1917 में रूस में किया, और सफलतापूर्वक वहां पर उसने बोल्शेविक क्रांति को सफल बनाया। तो ये लेनिन का कहना था कि इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन के अलावा तुम देखते हो कि और भी है, हिलफील्डिंग है, रोजा लग्जेमबर्ग है, तो और भी बहुत सारे जो मार्क्सवादी चिंतक हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं पूंजीवाद को कारण माना है कि भाई साम्राज्यवाद का प्रेरक कारक पूंजीवाद रहा है, यानी औद्योगिक क्रांति रही है। तो एक फैक्टर के रूप में हम लोग दिखा देते हैं कि भाई ये 1807 के पश्चात क्यों यह दोबारा लौटा। 1800, अच्छा पहले इतना समझ गए आप लोग लेनिन का विचार जो मैंने समझाया था। अंकुर पूछो मैं स्टूडेंट से कि अभी जो मैंने समझाया है वो क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि जब पहले आपको क्लियर करना मांगता है। सर कुछ पूछ रहे हैं कि सर्वहारा किसे बोला है? हा? सर्वहारा हाँ किसे बोला है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। कौन ऐसा प्रश्न किया है? पहले सामने आइए आप, जिन्होंने प्रश्न किया है। मैंने पूरा मार्क्सवाद आपको पढ़ा दिया, और आज आप क्वेश्चन कर रहे हो कि सर्वहारा किसे बोला है। इसका मतलब है आप 2-3 दिन से क्लास में नहीं थे। मैं स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए तो बड़ा ही सदमे वाली बात हो गई कि भाई आपको मैंने पूरा मार्क्सवाद समझा दिया, मार्क्स का पूरी थियरी बता दी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझा दिया। मैंने तो आपको बताया कि पूंजीपति वर्ग को कार्ल मार्क्स बुर्जुआ कहता था,
औद्योगिक श्रमिक वर्ग को सर्वहारा कहता था। मैं तो पहले दिन से बता रहा हूं, इतनी बार सर्वहारा वर्ग बोल चुका हूं कि मेरा मुंह सर्वहारा बोलते बोलते थक चुका है। और आज आप पूछ रहे हो सर्वहारा का क्या है भाई, तो फिर कैसे तुम चीजों को समझ पाओगे? तो मेरे स्टूडेंट्स होने का मतलब क्या है? मेरे स्टूडेंट्स को तो स्मार्ट होना चाहिए। तुम लोगों के पीछे मैं इतनी मेहनत करता हूं, अध्ययन सामग्री पहले देता हूं, और मैं ऐसे क्वेश्चन की आदी नहीं हूं। आप लोग पढ़ के आइए। बाकी क्लियर। कोई विचार कहीं फंस रहा हो, इंपीरियलिज्म हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म फंस रहा हो, बात तो समझ में आती है, लेकिन पूरे मार्क्सवाद पढ़ने के बाद जब मैं आज साम्राज्यवाद पढ़ रहा हूं तो कहोगे भाई सर्वहारा कौन होता है? और तुम अगर दुनिया भी सुनेगी, तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मेरी भी जग हंसाई होगी। ऐसे नहीं करते, मेंटली अलर्ट रहा करो और क्लास में रेगुलर रहा करो। मैं तो देख नहीं रहा हूं कि कौन क्लास में आते हो, कौन एब्सेंट रहते हो। एब्सेंट होना बिल्कुल मना है, एब्सेंट नहीं होना है कभी भी। और ओके है? यस। अब देखो, इसमें एक फैक्टर हो जाएगी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति इसमें एक फैक्टर हो बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड औद्योगिक क्रांति। क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति होगी उससे कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई तो उनको बाजार की आवश्यकता हुई। तो एक तो जरूरत हुई बाजार, दूसरा कच्चे माल। एक बाजार की आवश्यकता हुई, दूसरी कच्चे माल की आवश्यकता हुई। तो बाजार की आवश्यकता हुई, कच्चे माल की आवश्यकता हुई, और बाजार और कच्चे माल के अलावा उनको और भी निवेश, पूंजी निवेश की आवश्यकता हुई। तो बाजार की आवश्यकता हुई, कच्चे माल की आवश्यकता हुई और पूंजी निवेश की आवश्यकता हुई। तो बाजार, कच्चे माल और पूंजी निवेश, इन तीनों की आवश्यकता उनको पड़ी, और इसी क्रम में उन्होंने औद्योगिक क्रांति, इस तरह से नए नए क्षेत्रों में साम्राज्यवादी प्रसार शुरू किया। तो औद्योगिक क्रांति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है राष्ट्रीय गौरव की भावना। राष्ट्रीय गौरव की भावना। तो आप पूछोगे भाई राष्ट्रीय गौरव की भावना क्या है? राष्ट्रीय गौरव की भावना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कहीं ना कहीं अधिक से अधिक उपनिवेश रखना राष्ट्रीय सम्मान की बात मानी जाती थी। एक ब्रिटिश अर्धरात्रि में छाता लेकर अकर कर चलता था कि मेरे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। तो जर्मन लोगों ने जवाबी नारा दिया कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़ी हुई थी। जैसे आपको सूचना मिलेगी कि फ्रांस औद्योगिकरण के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं था, फिर भी उसने बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बनाया हुआ था। तो उसको साम्राज्य की आवश्यकता क्यों थी? तो कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्रीय गौरव की भावना भी जुड़ी हुई थी। और वैसे देश जो औद्योगिक क्रांति के कारण, बाजार के कारण भी साम्राज्य का प्रसार कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित थे। तो राष्ट्रीय गौरव की भावना दूसरा फैक्टर हुआ। तीसरा फैक्टर हुआ सामाजिक। तीसरा फैक्टर है सामाजिक साम्राज्यवाद। अब आप कहेंगे भाई ये सामाजिक साम्राज्यवाद क्या होता है? तो सामाजिक साम्राज्यवाद का मतलब हुआ कि जैसे देखो, उसमें मार्क्सवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार हो रहा था। तो जो देश औद्योगिकरण में आगे था तो उसके समाज में दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, जिसको वर्ग संघर्ष कहते हो। और वर्ग संघर्ष में जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो सरकार का तख्ता पलट करके मजदूरों के शासन या सर्वहारा वर्ग के शासन की बात कर रहा था। याद करो, तो उस सर्वहारा वर्ग के शासन की बात कर रहा था। इस बात से सरकार डर रही थी। सरकार को लगता था कि भाई हर देश में, हर जिस तरह के औद्योगिक राष्ट्र थे, वहां हर जगह वर्ग संघर्ष चल रहा था। तो वर्ग संघर्ष के डर से वो संभल गए और उन्होंने सोचा कि चलो आंतरिक जो समस्या है, जो आंतरिक संघर्ष है, उसको बाहर निर्यात करते। तो जो आपस में लोग संघर्ष कर रहे हैं या लड़ रहे हैं,
उनको हम अंदर ना रहने दें, उनको हम बाहर की तरफ निर्यात कर दें और लोगों का ध्यान आंतरिक बातों से मुड़कर बाह्य बातों की ओर चला जाए। तो उन लोगों का ध्यान आंतरिक बातों से मुड़कर बाह्य बातों की ओर भी ले जाने का प्रयास किया। तो इसलिए एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई, आक्रामक विदेश नीति अपनाई और आक्रामक विदेश नीति अपनाकर उसने जानबूझकर साम्राज्यवाद के मोर्चे पर सामाजिक साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद आपका दूसरा फैक्टर आता है यूरोपीय संघर्ष का विस्तार। अब आज आपके पास अध्ययन सामग्री आई है, तो पता नहीं आपने कितनी अध्ययन सामग्री अभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। अफ्रीका का विभाजन अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इतनी जल्दी आप नहीं पढ़ पाए होंगे। तो अफ्रीका के विभाजन में आपको पता चलेगा, जब आप अफ्रीका का विभाजन पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि बेसिकली जो यूरोपीय देशों ने मिलकर अफ्रीका को आपस में बांटा था, तो उसमें कैसे हुआ था, तो यूरोपीय देश आपस में अफ्रीका के मुद्दे पर युद्ध के कगार पर आ गए थे। तो जो जर्मन चांसलर बिस्मार्क था, उसने सोचा कि भाई यूरोपीय शक्तियों के बीच तो इसी तरह से संघर्ष चलता रहेगा और ये एक भयानक युद्ध का रूप ले लेगा। तो उसने एक दूसरा तरीका अपनाया। उसने कहा कि ऐसा है कि चलो हम अफ्रीका को आपस में बांट लेते हैं। तो 1884 में बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस का आयोजन हुआ और बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस में अफ्रीका को मानचित्र पर पेंसिल और पेन से बांट लिया गया। पेंसिल से उसको स्केल पेंसिल पर रख के अफ्रीका को इन देशों ने बांट लिया। और बड़े गर्व से बिस्मार्क ने दावा किया कि मैं यहां यूरोप में बैठे बैठे अफ्रीकी महाद्वीप को देख रहा हूं। तो बड़े गर्व से उसने दावा किया कि मैं यहां यूरोप में बैठे बैठे अफ्रीकी महाद्वीप को देख रहा हूं। तो यह यूरोपीय संघर्ष का विस्तार भी अफ्रीका का विभाजन जैसा मुद्दा है। तो दैट इज द वन फैक्टर। तो यही यहां पर अफ्रीका का विभाजन दिया हुआ है, सामाजिक साम्राज्यवाद दिया है, यूरोपीय राजनीति का विस्तार दिया हुआ है। अफ्रीका का विभाजन कोई अलग मुद्दा नहीं है, बस सामाजिक। और दूसरा है सामाजिक डार्विनवाद। एक मुद्दा रखता हूं, दैट इज सामाजिक डार्विनवाद। जैसे यूरोपीय संघर्ष का विस्तार का मतलब यूरोप में विभिन्न राष्ट्रों के बीच संघर्ष चल रहा था, तो उसी संघर्ष के निपटारे में ओटो वन बिस्मार्क ने बर्लिन में एक, उसको कहते हैं बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस। मैं आपको बताऊंगा बर्लिन कांग्रेस दो है इतिहास में। एक को केवल बर्लिन कांग्रेस कहते हैं जो 1878 में हुआ, और यह है बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस। तो बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस का आयोजन किया और उसमें उस सभी को बड़े आराम से आपस में डिवाइड कर दिया। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 है सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद में मैंने आपको हर्बर्ट स्पेंसर का विचार तो बताया ही था, याद होगा। तो जो सामाजिक डार्विनवाद है वो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो श्रेष्ठ है उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी आधार पर यूरोपीय राष्ट्र यह दावा कर रहे थे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमको बड़ा से बड़ा साम्राज्य बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सामाजिक डार्विनवाद से प्रेरित होकर वो साम्राज्यवाद के मोर्चे पर नित्य नई नई प्रगति कर रहे थे। तो 1 2 3 4 5 टोटल ये 5 फैक्टर्स को आप ध्यान रखिए। ये 1870 के दशक में जो पुराने साम्राज्य के पतन के बावजूद भी 1870 के दशक में जो नया साम्राज्यवाद उभर कर आया, उसके 5 महत्वपूर्ण कारण है। कारण तो और भी निकल जाएंगे, लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण कारण आप ध्यान रखिए। तो अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछो, यहां तक उनको क्लियर हुआ? ओके है। अब आज तो तुम लोगों ने अगर मैटर पढ़ा होगा, फिर यहां से जाके पढ़ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
या यूरोपीय कूटनीति का विस्तार, ये सब आप जानते हो। अब देखो, अब यूरोपीय देशों में जो भूभागीय क्षेत्रों का वितरण होगा उसको देखो। अब यहां पर देखो दो प्रश्न आपको आज जो आप पूछोगे कि सर हमको क्वेश्चन दीजिए, आज मैं इसी में दिया हूं। 19वीं सदी का नव साम्राज्य राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित था, न कि आर्थिक कारक से, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाँ या ना? यह 19वीं सदी का नव साम्राज्य राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित था, न कि आर्थिक कारण से, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें आप स्टैंड लेना कि राष्ट्रीय गौरव की भावना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का कार्य कर रही थी। नव साम्राज्यवाद को प्रेरित करने में निश्चय ही राष्ट्रीय गौरव की भावना एक उत्प्रेरक का काम कर रही थी, लेकिन हम आर्थिक कारक की भूमिका को या आर्थिक कारक की भूमिका को कम करके नहीं देख सकते। ही आपका स्टैंड होना चाहिए। और राष्ट्रीय गौरव के विचार को भी दे दो और फिर उसके बाद आर्थिक कारक की भूमिका को भी जोड़कर दे देना। तो आज मैं यही असाइनमेंट दूंगा, आप लोग अपना अपना मैटर खोल के देखना, यहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा, क्या आप 19वीं सदी के नव साम्राज्यवाद के लिए महज औद्योगिक क्रांति को उत्तरदायी मानते हैं? अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप करने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी हेल्प की जरूरत होगी मैं अगले क्लास में बोल दूंगा आपको, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। सर कुछ बच्चे सामाजिक साम्राज्यवाद, हाँ सामाजिक साम्राज्यवाद, देखो मैं बताता हूं कौन 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 पूछा है, नाम बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। सर्वहारा वाले क्वेश्चन से मैं थोड़ा डर गया था, ये सर्वहारा क्वेश्चन आज पूछ रहा है, पूरा मैं मार्क्सवाद पढ़ा चुका हूं, और ये तो सामाजिक समाजवाद, ये तो आपका प्रिविलेज है और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। हाँ बोलो, क्या है, कौन कौन है? रितिका है, गुप्तेश्वर है, रितिका गुप्तेश्वर, यस, आशीष, ये लोग हैं। हाँ, तो आप लोग मेंटली अलर्ट हो जाओ। देखो, सामाजिक साम्राज्यवाद में क्या है कि आप मार्क्सवाद तो मैंने आपको पढ़ाया है, तो कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सवाद की बात कही या कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सारा विश्व है। जब कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार की जब अपील की, तो कार्ल मार्क्स की इस अपील चारों तरफ अपना लोगों को आकर्षित किया कि दुनिया के मजदूरों एक हो। ओके, तो उसकी अपील जो है बड़ी दूर तक पहुंच रही थी। तो जितनी भी औद्योगिक देश है वहां पर तो एक सर्वहारा वर्ग आ ही चुका था, एक मजदूर श्रमिक वर्ग था, तो वो मार्क्सवाद के प्रभाव में आ रहा था। तो हर देश में वर्ग संघर्ष चल रहा था। जो सर्वहारा वर्ग है वहां सर्वहारा क्रांति का खतरा नजर आ रहा था। तो एक तो आप लोग जानते हो कि चुनाव के समय भी देखते हो या बहुत सारे देश को देखते हो कि जब जैसे चाइना में देखो, उसके यहाँ क्या हुआ था, उसके यहाँ जब पैंडेमिक आया था कोविड-19, और जब बहुत लोग मरने लगे थे, तो अपने आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाकर बताओ, अपने यहाँ जो गलवान घाटी पर जो हमला किया, क्या उसका कोई सीजन, कोई मौसम था? जब पूरी दुनिया पैंडेमिक से परेशान थी तो वो क्यों तनाव पैदा कर रहा था? ताकि लोगों का ध्यान आंतरिक बातों से हट जाए। तो ये भी एक तरीका होता है। तो आंतरिक मोर्चे पर जो वर्ग संघर्ष चल रहा था, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए बाहरी मोर्चे पर विस्तार पर बल दिया कि बाहरी मोर्चे पर हम विस्तार करें। तो आक्रामक विदेश नीति अपनाई ताकि अंदर का संघर्ष बाहर चला जाए। इसी को कहते हैं सामाजिक साम्राज्यवाद। मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या मिस्टर अंकुर, और कुछ ओके है? अब अफ्रीका का विभाजन देखो। अब अफ्रीका को कैसे विभाजित कर दिया गया, ये मैटर चूंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इसलिए मैं पढ़ के ही बताता हूं। ये मैटर आपके पास में भेज चुका हूं। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के सबसे निकट था, भौगोलिक दूरी तो सबसे कम है, आप देखते हो। फिर भी 18वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय उपनिवेशकर्ता केवल तटीय क्षेत्र तक ही सीमित थे। क्यों तटीय क्षेत्र तक सीमित थे आपको पता है? एक तो मलेरिया का चिकित्सा नहीं हो पाई थी डेवलप, और दूसरी बात है कि उनके पास कोई मारक हथियार नहीं थे। तो इस कारण से परंतु 19वीं सदी के अंतिम दशकों में अफ्रीकी महाद्वीप की ओर यूरोपीय देशों का आकर्षण इतना बढ़ गया कि अफ्रीका 1880 के दशक में 20 वर्षों के अंदर ही विभाजित हो गया। 20 वर्षों के अंदर ही यह यूरोपीय शक्तियों के बीच अफ्रीका के बंदरबाट का परिणाम था। बंदरबाट कहते स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, इसको कहते हैं हिंदी में बंदरबाट का परिणाम था, जो अफ्रीका का 20 वर्षों में अफ्रीका को बांट लिया गया।
19वीं सदी के अंत में अफ्रीका की और यूरोपीय देशों के आकर्षण के क्या कारण थे? यहां पर पॉइंट दिया गया है, क्या कारण थे आकर्षण के। एक, कुनैन नामक औषधि की खोज के बाद मलेरिया जैसी बीमारी से लड़ना संभव हुआ, क्योंकि जब तक देखो कुनैन जैसी औषधि नहीं आई थी तो मलेरिया की तो कोई चिकित्सा नहीं थी। अब पता चलता अफ्रीका के इंटीरियर क्षेत्र में गए, मॉस्किटो ने काट खाया, मलेरिया हो गई, उसका कोई चिकित्सा नहीं थी उस डर से। लेकिन अब कुनैन जैसी औषधि आ गई तो समस्या सुलझ गई, लड़ना संभव हुआ। इसके अतिरिक्त मशीन गन के आविष्कार ने भी यूरोपीय उपनिवेशकर्ताओं के जनजातीय मुखियाओं को हराकर अफ्रीका की मुख्य भूमि में विस्तार करना आसान बना दिया। अब जब मशीन गन आ गया तो इनको भी जो वहां के जो ट्राइबल मुखिया थे अफ्रीका के, उनसे लड़ना इनके लिए आसान हो गया, तो ये आसानी के साथ उन क्षेत्रों में विस्तार कर सकते थे। दूसरा, अफ्रीका में होने वाले कुछ खास उत्पादों की ओर यूरोपीय देश आकर्षित हुए। ये उत्पाद थे पाम ऑयल, माने अफ्रीका में कुछ खास उत्पाद थे, जैसे पाम ऑयल था, प्लेटिनम था, स्वर्ण था, रबर था तथा कुछ अन्य प्रकार के खनिज थे। मतलब इसमें पाम ऑयल था, प्लेटिनम था, स्वर्ण था, रबर था, कुछ अन्य प्रकार के खनिज थे। इसकी ओर यूरोपीय देश स्वाभाविक रूप में आकर्षित हुए। नेक्स्ट वन, फिर औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल एवं बाजार की जरूरत को पूरा करने के लिए, कच्चे माल और बाजार की जरूरत को पूरा करने के लिए यूरोपीय शक्तियां अफ्रीकी महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। मतलब कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल एवं बाजार की जरूरत को पूरा करने के लिए भी यूरोपीय शक्तियां अफ्रीकी महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। और यूरोपीय कूटनीति का विस्तार, जो मैंने बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस कहा, तात्कालिक रूप में यूरोपीय कूटनीति का विस्तार था। अफ्रीका के मुद्दे पर यूरोपीय शक्तियों के बीच इतनी प्रतिस्पर्धा, मतलब इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी कि यह एक अखिल यूरोपीय युद्ध का रूप ले सकता था। दूसरी तरफ जर्मन चांसलर बिस्मार्क प्रत्येक स्थिति में युद्ध की स्थिति को टालना चाहता था। जो क्यों टालना चाहता था मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बताऊंगा कि जर्मन चांसलर बिस्मार्क नहीं चाहता था यूरोप में युद्ध हो, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के बाद वो 20 वर्षों तक जर्मन चांसलर रहा। और जानते उसकी नीति क्या थी? उसकी नीति यह थी कि यूरोपीय राजनीति में हम फ्रांस को अलग थलग कर दे। फ्रांस अलग थलग रहेगा तो फ्रांस सेडान के युद्ध का बदला नहीं ले पाएगा, इसीलिए वो फ्रांस को अलग थलग रखना चाहता था, तो स्थिति को टालना चाहता था। इसलिए उसकी अध्यक्षता में 1884 में बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस का आयोजन हुआ और इसमें 14 देशों ने हिस्सा लिया तथा इस कांग्रेस में अफ्रीका को विभाजित कर दिया गया। 14 देशों ने हिस्सा लिया, इसमें अफ्रीका को विभाजित कर दिया गया। केवल लाइबेरिया एवं इथियोपिया, लाइबेरिया और इथियोपिया बचे रहे। हिस्सा लेने वाले 14 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑटोमन साम्राज्य भी शामिल थे। इसमें 14 देश शामिल थे जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑटोमन साम्राज्य भी थे, परंतु आश्चर्य का विषय यह है कि इसमें किसी भी अफ्रीकी देश को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मतलब 14 देशों ने हिस्सा लिया और बजाबता यूरोप में बैठकर मानचित्र पर अफ्रीका का विभाजन हुआ। इसमें इथियोपिया और लाइबेरिया यही 2 देश बचे रहे, बाकी सभी बट गए। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम हुआ और किसी अफ्रीका के लोगों की इसमें कोई सहमति नहीं थी। उन बेचारों को एक तरह से शतरंज के मोहरे की तरह यूरोप में बैठे बैठे बांट दिया गया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा, सारे भूभाग तो मैंने नहीं दिया है, सारे भूभाग दूंगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि उतना याद नहीं रहेगा। कुछ कुछ दिया, ब्रिटेन ने मिस्र पर, सूडान पर, केन्या, युगांडा पर। मानचित्र भी है, यहां पर कलर के आधार पर आप पकड़ सकते हो। जैसे ब्रिटिश है, देखो ये पिंक है, ये रेड है, तो यहां ये सब भी है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से तुम देखोगे इजिप्ट है, सूडान है, ये सब है। तो ब्रिटेन, मिस्र, सूडान, केन्या, युगांडा जो पूर्व में है, फ्रांस, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा भाग तथा अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया आदि, इटली, लीबिया, सोमालीलैंड आदि, और जर्मनी, कैमरून, नामीबिया, तंजानिया आदि, बेल्जियम, कांगो। देखो इस सब का नाम दिया हुआ है, यहां पर देख लेना। जैसे फ्रेंच है, ये देखो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा भाग फ्रेंच, और इधर बेल्जियम है, तो बेल्जियम भी देखो, कांगो पर कब्जा कर लिया हुआ है। तो इसी तरह से पूरे सब मिलके बांट लिया था इसको। अब विभाजन का प्रभाव देखो, विभाजन का 2 प्रभाव आपको दिखाता हूं, एक है राजनीतिक प्रभाव और दूसरा है आर्थिक प्रभाव। ये दोनों आपको प्रभाव मिलेगा। देखिए अब राजनीतिक प्रभाव में क्या है। अब मान लो ये अफ्रीकी महाद्वीप है, तो देखो ये मान लो अफ्रीकी महाद्वीप है, तो क्या किया
उन्होंने सीधा सीधा अफ्रीका में एक भौगोलिक सीमा के आधार पर इसको बांट लिया। और पहले क्या था, अफ्रीकी समाज, देखो एक्चुअली यूरोप का जैसे जैसे अन्य महाद्वीपों में विस्तार हुआ तो एक दिलचस्प बात हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य महाद्वीपों में यूरोपीय शक्तियों ने वेस्टफेलिया पद्धति जो नेशन स्टेट था, वो उन्होंने नेशन स्टेट का वेस्टफेलिया पद्धति थोप दी। जो नेशन स्टेट का जो वेस्टफेलिया सिस्टम था, उन्होंने अन्य महाद्वीपों में वही वेस्टफेलिया सिस्टम थोप दिया, जबकि अन्य महाद्वीपों के लोग उस स्थिति में जीने के आदी नहीं थे। उनको यह आदत नहीं थी कि वह वेस्टफेलिया पद्धति को अपने यहां लागू करें, अपने यहां अपनाएं। तो उन देशों के लिए बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, क्योंकि अब जैसे एशिया ही है, तो हम लोग क्या जानते हो, वेस्टफेलिया पद्धति की विशेषता होती है एक निश्चित भौगोलिक सीमा, चाहे वो एशिया में हो, अफ्रीका में हो, कहीं हो। वेस्टफेलिया पद्धति यूरोप में एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित राष्ट्र। अब हम लोग क्या, एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी। अब देखिए, आप पूरे मुगल काल में देखिए, आपको पता चलेगा कहीं भी बॉर्डर क्लैश की सूचना नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि निश्चित बॉर्डर की अवधारणा ही हमारे यहां नहीं थी। निश्चित बॉर्डर की अवधारणा हमारे यहां नहीं थी। और उसी प्रकार आप अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि अफ्रीका में मुख्य रूप से जनजातीय समाज था, तो वहां पर जनजातीय पहचान थी और एक निश्चित भूगोल के आधार पर बांट दिया गया। और आप जानते हो, अभी भी आप अफ्रीका का बॉर्डर देखोगे तो सीधा सीधा खींचा हुआ, ऐसा बॉर्डर होता नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोपीय देशों ने स्केल और पेंसिल लेकर बांट लिया यूरोप में बैठकर, तो एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित बॉर्डर है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अफ्रीकी समाज एक जनजातीय समाज था, वहां मुख्य पहचान जनजातीय थी। उस जनजातीय समाज को जब भौगोलिक सीमा के आधार पर बांट दिया गया तो आगे समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि कुछ शत्रु जनजातियां एक साथ हो गई और कुछ एक जनजाति 2 या 3 राष्ट्रों में बंट गई। तो जब यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध वे स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे, तो यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के क्रम में तो उन्होंने एकता बनाए रखी, लेकिन जब उन्हें आजादी मिल गई, पहले उन्होंने एकता बनाए रखी, लेकिन जब उन्हें आजादी मिल गई तो फिर पुराना विवाद उभर कर आ गया। पुराना विवाद, और पुराने विवाद के आधार पर अब सारे बॉर्डर टूटने के कगार पर आ गए। क्योंकि कहते हम नहीं रहेंगे, हम अलग होंगे। नौबत ऐसी आ गई कि लगा कि सारा अफ्रीकी राष्ट्र टूट जाएंगे। में अफ्रीकन यूनियन ने 1961 में उन राष्ट्रों से अपील की कि कृपया आप लोग वर्तमान सीमा को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। और बावजूद इसके बहुत सारे देश हैं जो गृह युद्ध के शिकार हैं। अब देखिए ना, इथियोपिया गृह युद्ध का शिकार हुआ, सूडान बट गया, इथियोपिया बट गया 1990 में, सूडान 2011 में बटा है और दोनों जगह गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ये राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या है कि उसकी अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रक में बांट दिया। विकसित क्षेत्र पर पश्चिमी पूंजी का दबाव था और जो अविकसित क्षेत्र था उस पर अफ्रीकी लोगों का नियंत्रण था, लेकिन वहां उसमें कम उत्पादन, कम निवेश और पिछड़ी तकनीकी थी। तो उनकी अर्थव्यवस्था का जो सबसे विकसित क्षेत्र था, जैसे माइनिंग सेक्टर था, उनके यहाँ कुछ खास प्रकार का खनन पदार्थ होता था, खनिज पदार्थ, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड, उस पर यूरोपीय कैपिटल का कब्जा था। इस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था का दोहन यूरोपीय शक्तियों ने अपने लाभ के लिए किया। तो ये था उसका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव, और इस कारण से वहां पर गरीबी और भूखमरी की समस्या आज भी बनी हुई है। अब देखिए, एक क्वेश्चन 2013 में यूपीएससी में पूछा, वो क्वेश्चन का मैंने यहां पर आंसर करके आप लोगों को दिया है। क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं के द्वारा, 2013 में पूछा था, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं के द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया। विश्लेषण की जो मैं भी राजनीति में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वही क्वेश्चन है, 2013 का है। इसी साल सिलेबस चेंज हुआ था पहली बार यूपीएससी का, और ये क्वेश्चन पूछा था। देखो इसको कैसे डील किया है
कि अफ्रीका महादेश अन्य महाद्वीपों की तुलना में यूरोप से निकट था। फिर भी 1880 से पूर्व यूरोपीय देशों ने जहां अन्य महाद्वीपों में प्रसार करने में विशेष रुचि दिखाई थी, वहीं अफ्रीका में वो तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहे थे। किंतु 1880 के पश्चात उन्होंने अफ्रीका के मुख्य भूमि में तेजी से प्रसार आरंभ किया। इसके परिणामस्वरूप 20 वर्षों के अंदर ही अफ्रीका विभिन्न टुकड़ों में विभाजित हो गया। अगर हम इसके विभाजन के प्रमुख कारणों पर विचार करते हैं, यहां से पैराग्राफ चेंज होना चाहिए था। यहां से अगर हम इसके विभाजन के प्रमुख कारणों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि जहां औद्योगिक क्रांति ने कच्चे माल और बाजार की जरूरत के कारण यूरोपीय देशों को अफ्रीका की ओर आकर्षित किया था, वहीं यूरोपीय कूटनीति ने इसका खंडीकरण कर दिया। अफ्रीका पर कब्जा जमाने पहल लियोपोल्ड के अंतर्गत बेल्जियम ने की थी, जब उसने कांगो पर कब्जा कर लिया था। फिर यूरोपीय देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा एवं तनाव को कम करने के लिए 1884-85 में बर्लिन अफ्रीकी कांग्रेस का आयोजन किया गया तथा इसने अफ्रीकी महाद्वीप को विभाजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ट्यूनीशिया, अल्जीरिया तथा अन्य क्षेत्रों पर फ्रांस का नियंत्रण हुआ। वहीं ब्रिटेन ने मिस्र, सूडान, केन्या, युगांडा आदि क्षेत्रों पर कब्जा जमाया। इतना तक कि इटली और जर्मनी जैसे राष्ट्र जिनका निर्माण बाद में हुआ था, इस दौर में पीछे नहीं रहे। इटली तथा जर्मनी को भी अफ्रीका में एक बड़ा भूभाग प्राप्त हुआ। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीकी समाज एक जनजातीय समाज था, यहां भी पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीकी समाज एक जनजातीय समाज था, किंतु यूरोपीय राष्ट्रों ने उस पर राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था को आरोपित करने का प्रयास किया। यहां परंतु होना चाहिए, परंतु यह व्यवस्था अफ्रीकी समाज के अनुकूल नहीं रही। यही वजह रही कि यूरोपीय शक्तियों के निकलने के बाद जनजातीय तनाव, गिरोह तथा विघटन आम घटना बन गई। इस तरह हम देखते हैं कि जहां औद्योगिक क्रांति ने अफ्रीकी महाद्वीप के विखंडीकरण का रास्ता तैयार किया, वहीं यूरोपीय कूटनीति से क्रियान्वित कर दिया। यही आपका, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखो एशिया में भी विभिन्न क्षेत्रों पर मैंने लोकेशन दिखा दिया है कि एशिया में कैसे यूरोपीय शक्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा किया है। पुराने साम्राज्यवाद के चरण में ही यूरोपीय शक्तियों का एशिया में प्रसार हो रहा था। फिर नव साम्राज्यवाद के युग में उन्होंने नए क्षेत्रों पर कब्जा किया तथा अपना नियंत्रण बढ़ाया। वस्तुतः मुंडो सिद्धांत के पश्चात अटलांटिक के पश्चिम भाग में विस्तार पर अंकुश लग चुका था। एशिया में विभिन्न शक्तियों ने निम्नलिखित उपनिवेश स्थापित किए। मतलब अमेरिका में तो विस्तार का उनके पास चॉइस नहीं रह गया था, तो एशिया में ही विस्तार किया। यहाँ पर दिखाया ब्रिटेन, भारत, बर्मा, श्रीलंका, ईरान का एक भाग और मलय प्रायद्वीप ब्रिटेन के लिए, रूस, साइबेरिया, मंगोलिया, ईरान का एक भाग, जापान, कोरिया, ताइवान आदि, हॉलैंड, इंडोनेशिया एंड फ्रांस, वियतनाम। ये मैंने आपको भूभाग कुछ दिया है, उतना जितना याद रह सके, और ये फिर आपको मानचित्र पर दिखा दिया गया है। मानचित्र क्लियर नहीं हुआ है। अमेरिकी नव उपनिवेशवाद। अब देखो, अमेरिकी नव उपनिवेशवाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं आपको समझा देता हूं। अब देखो 19वीं, अब अमेरिकी नव उपनिवेशवाद में आपको बता देता हूं क्या है। देखिए, मेंटली अलर्ट हो ना आप लोग, मेंटली अलर्ट हो जाओ, इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, जैसे एक तरह से तुम कहोगे तो जो ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हुए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप को यूरोपीय शक्तियों से अलग दिखना चाहता था। मतलब वह एशियाई अफ्रीकी देशों को यही विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता था कि आप हमें गलत ना समझे, अरे हम तो आपके बड़े भाई की तरह हैं, हम तो पहले उपनिवेश है जिसने स्वतंत्रता हासिल की है। तो घोषित रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उपनिवेशवाद का विरोध किया था। लेकिन एक अब सवाल यह खड़ा होता है, उसी तरह वो अपने पहले उपनिवेश होने की पहचान को बनाए रखना चाहता था, जैसे आज भी मोदी जी अपने को चाय वाले की पहचान को नहीं छोड़ना चाहते हैं ताकि हम निर्धन लोगों के मसीहा के रूप में दिखें। तो कुछ उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका भी चाहता था कि हमारी जो ये पहचान रहे वो रहे। लेकिन एक कहावत है, आपने सुना होगा कि किसी ने जीवन भर बस शाकाहारी होने का उपदेश दिया हो, वेजिटेरियन होने का उपदेश दिया हो, और अचानक चिकन की खुशबू सूंघकर उसका मन डोल जाता है, लेकिन वो चिकन खाए तो कैसे खाए, क्योंकि अब तक तो शाकाहारी होने
का दावा किया है। अब अगर वो चिकन खाता है तो लोग क्या कहेंगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी उसी में फंसा हुआ था। उसके साथ दिक्कत यह है कि आपको यहां पर मिलेगा, एक तरह से अगर आप देखिएगा तो विस्तारवाद या साम्राज्यवाद संयुक्त राज्य अमेरिका की जीन में ही शामिल है। जीन का मतलब तो आप जानते ही हो, जेनेटिकली उसका शामिल है। क्यों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पैदा ही साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप हुआ है। आप गौर करके देखो, अरे संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कितने उपनिवेश थे? सॉरी, 13 ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया। और इतना बड़ा साइज कैसे हो गया 50 राज्यों का? इसलिए हुआ कि पश्चिम की तरफ उन्होंने विस्तार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने धड़ल्ले से पश्चिम की तरफ विस्तार किया और उसी विस्तार करने के क्रम में सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण, दुनिया का सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने देसी लोग और रेड इंडियंस को खाली करवा के उस भूभाग पर कब्जा करता रहा। लेकिन 1868 तक आकर संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार पूरा हो गया। उसकी सीमा अलास्का, हवाई द्वीप और प्यूर्टो रिको तक पहुंच गया, जो सबसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पश्चिमी भाग है, एकदम प्रशांत महासागर के किनारे। अब वो रूस का पड़ोसी बन गया, अलास्का तक पहुंच गया। अब आगे विस्तार की गुंजाइश रही नहीं। दूसरी बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका औद्योगिकरण में बहुत आगे जा चुका था। 19वीं सेंचुरी में दुनिया का सबसे औद्योगिकृत देश हो चुका था। तो जितने भी औद्योगिकृत देश हैं उनको बाजार की आवश्यकता होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी समस्या थी कि अब इतना माल को खपाए कहां, तो कैसे माल को खपाएं? तो उसको बाजार चाहिए था, लेकिन बाजार के लिए उसको उपनिवेश पर कब्जा करना होगा। और वह किस मुख से उपनिवेश पर कब्जा करे? क्योंकि उपनिवेश पर कब्जा करने का स्कोप तो उसका अब जा चुका था क्योंकि उसने अपने आप को दुनिया का पहला उपनिवेश बताया था। तो उसने क्या किया? अपना नैरेटिव बदल दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई जीवन भर शाकाहारी होने का दावा करता है और अचानक चिकन की खुशबू सूंघकर उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है कि हम उसको खाएं, और जब चिकन का स्मेल उसको लगता है तो फिर वो खाना चाहता है, चिकन खाना शुरू कर देता है। तो कोई उसका जानने वाला आता है, अरे तुम क्या कर रहे हो भाई, तुमने तो चिकन की इतनी सारी बुराइयां गिनाई थी। तो कहता है, देखो मैं चिकन अपने लिए नहीं खा रहा हूं, ये दुनिया भर के चिकन को मैं मुक्ति देना चाहता हूं। बेचारे चिकन बहुत कष्ट में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुर्गों को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, इसलिए जितने मुर्गों को खा लिया जाए उसी में मुर्गों का कल्याण है। अब बताइए, उसमें मुर्गों का कल्याण खोजेंगे। तो अमेरिकी लोगों ने यही किया। 1898 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पेन के साथ एक युद्ध लड़ा, और स्पेन के साथ युद्ध लड़के 1898 में उसने स्पेन से फिलीपींस और क्यूबा तो खैर लैटिन अमेरिका में ही था, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिलीपींस क्षेत्र था, उस फिलीपींस क्षेत्र को छीन लिया। तो फिलीपींस को छीनकर उसको पूरा उपनिवेश नहीं बनाया, अपना अर्ध उपनिवेश बनाया। और अर्ध उपनिवेश कैसे बनाया? तो उसने तर्क यह दिया कि देखो, ये मतलब उसने कहा कि भाई ये मेरा उपनिवेश तो है, और अर्ध उपनिवेश उसको बनाया। उसी समय उसने एक थियरी दी, व्हाइट्समैन बर्डे, श्वेतों का अधिकार। उसने नहीं दिया, एक ब्रिटिश आपको मिलेगा। आपने शायद, आज हमको लगता है कि इतना शायद नहीं पढ़ पाए होंगे, क्योंकि तुमको इस अध्ययन सामग्री आज 12 बजे मिली है, तो कल का दिन आपको है, और कल के दिन से आप लाभान्वित होइएगा। इसको बढ़िया ढंग से आप अध्ययन कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपना अर्ध उपनिवेश स्थापित किया, और अर्ध उपनिवेश उनका क्या था? तो वह अर्ध उपनिवेश था फिलीपींस। और उसी समय एक ब्रिटिश पोएट है जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। उसका नाम क्या है? तो ब्रिटिश पोएट का नाम यहां मिलेगा रुडयार्ड किपलिंग, उसका नाम है किपलिंग। उसने एक थियरी दी, व्हाइट्समैन बर्डन का मतलब हुआ, उसने दावा किया यह श्वेत लोगों का दायित्व है कि काले लोगों को सभ्य बनाए। तो मतलब उसने यह दावा किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने कि हम फिलीपींस के विकास के लिए उस पर कब्जा किया हुआ है, हम अपने लिए कब्जा नहीं किया हुआ है। तो उसका नाम दी पड़ा अमेरिकी नव उपनिवेशवाद, जिसमें वर्जन चेंज कर दिया गया और उसे उपनिवेश नहीं कहा गया,
उसने उसको एक तरह से व्यावहारिक रूप में अर्ध उपनिवेश बनाया और उसके विकास के दावे के आधार पर उस पर कब्जा कर लिया, जिसको अमेरिकी नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब आप लोग थोड़ा एश्योर करिए कि आप इसको समझ पाए या नहीं। अंकुर, मेरे स्टूडेंट से पूछो कि ये समझ पाए या नहीं। मैक्सिमम यस। इसको बोलते हैं अमेरिकी नव उपनिवेशवाद। अब इसको पढ़ोगे, मैं इसलिए मैं उसी लाइन पर आपको मैटर दे देता हूं जिस लाइन पर समझाता हूं। जब दोनों में तालमेल बना के चलोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक क्वेश्चन हमने यहां पर डाल दिया है कि 19वीं सदी के अंत में फिलीपींस के संदर्भ में अमेरिकी नव उपनिवेशवाद, इंडोनेशिया में डच उपनिवेशवाद और वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से पृथक था। क्योंकि देखो, उपनिवेशवाद इंडोनेशिया में हो तो नॉर्मल है जैसे होता है, और उपनिवेशवाद जो वियतनाम में है, वियतनाम में फ्रांसीसी लोगों की कॉलोनी वियतनाम है, तो वहां पर भी उपनिवेशवाद एक नॉर्मल टाइप का है, और इंडोनेशिया में भी उपनिवेशवाद एक नॉर्मल टाइप का है। लेकिन उससे इतर यह आपको देखने को मिलेगा। जो संयुक्त अमेरिका ने जो बनाया है उसको उपनिवेशवाद नहीं कहते हैं, उसको अमेरिकी नव उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे हल किया है, देखो इसमें कीवर्ड्स है। नव उपनिवेशवाद का अर्थ, फिलीपींस में अमेरिकी उपनिवेशवाद, इंडोनेशिया में डच और वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की चर्चा, फिलीपींस के संदर्भ में अमेरिकी नव उपनिवेशवाद पृथक कैसे, निष्कर्ष है। तो अब यहां पर देखिए, उपनिवेशवाद का शाब्दिक अर्थ किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र पर अधिकार कर अपने हितों को साधना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर पराधीन उपनिवेश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए, परंतु परोक्ष रूप से किसी न किसी तरह उपनिवेशवाद का शिकार बने रहे। ऐसी स्थिति को नव उपनिवेशवाद के रूप में देखी जाती है। 19वीं सदी के अंत में औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रवृत्ति फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में देखने को मिलता है। फिलीपींस में अमेरिकी उपनिवेश, अमेरिका में 1898 में स्पेन से युद्ध पर क्यूबा और फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। फिलीपींस पर उपनिवेश के रूप में प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक शोषण किया, किंतु जब राष्ट्रीय भावना जागृत हुई तो फिलीपींस को अर्ध उपनिवेश का दर्जा देकर कहा गया कि फिलीपींस के विकास के लिए अमेरिका का होना आवश्यक है। इसी समय समाजवादी लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने श्वेतों के अधिभार की अवधारणा दी और कहा कि अश्वेत लोगों को सभ्य बनाने के लिए श्वेतों का होना आवश्यक है। इंडोनेशिया और वियतनाम में डच और फ्रांसीसी उपनिवेशों में निरंकुश शासन की स्थापना कर अत्यधिक शोषण किया गया। इसको पढ़ लेना, ये नेचुरल है, इसमें मैं क्या बताऊं लाइन टू लाइन पढ़ के। ये पुराना साम्राज्यवाद, 17वीं सदी का जो साम्राज्यवाद है वो 17वीं सदी के साम्राज्यवाद को पुराना साम्राज्यवाद कहते हैं। और नव साम्राज्यवाद का मतलब हुआ कि जब, जैसे यहां पुराना साम्राज्यवाद के बारे में आपको बताया गया है, पुराना साम्राज्यवाद यह वाणिज्यिक पूंजीवाद से प्रेरित था। जो 16वीं 17वीं सदी में जो उपनिवेशवाद आया है, और उपनिवेशवाद से प्रेरित होकर जो भूभाग पर कब्जा हुआ उसको साम्राज्यवाद ही बोलते हैं। उपनिवेशवाद तो मन, एक तरह से कहो तो उपनिवेशवाद एक मानसिक प्रेरणा है, लेकिन व्यवहार में तो साम्राज्यवाद हो जाता है। तो यह वाणिज्यिक पूंजीवाद से प्रेरित था, अतः इसने निम्नलिखित रूप में शोषण का अंजाम दिया। एक, उपनिवेशों से प्राप्त रकम से ही वहां के उत्पादों की खरीद करना, अर्थात बदले में उपनिवेशों को कोई लाभ प्राप्त नहीं। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री ही सोचो एक मिनट के लिए पीछे, तो देखो उपनिवेश कब बना, जब आप किसी भूभाग पर कब्जा करके अपने आर्थिक लाभ के लिए उसका शोषण करते हो तो उपनिवेश बना। तो ब्रिटिश, जब तक ब्रिटिश व्यापार करते रहे तब तक तो भारत उपनिवेश नहीं था। जब पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब भारत के से राजस्व वसूलने लगे और फिर अपने यहां से सोने चांदी न लाकर जब भारतीय रकम से भारतीय वस्तुओं की खरीद करके और तब निर्यात करके मुनाफा कमाने लगे तो उपनिवेशवाद हुआ। तो ये इस तरह का जो उपनिवेशवाद होता है उसको पुराना साम्राज्यवाद कहते हैं, जो 16वीं 17वीं सदी में आया। और नया साम्राज्यवाद उसे कहते हैं जो औद्योगिक क्रांति के बाद आएगा, उसको नया साम्राज्यवाद कहेंगे। जैसे यह औद्योगिक पूंजीवाद के हिस्से प्रेरित था, अतः इसने निम्नलिखित रूप में शोषण को अंजाम दिया। एक, उपनिवेशों को विनिर्मित वस्तुओं के आयातक एवं कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित कर दिया। उपनिवेशों को
विनिर्मित वस्तुओं के आयातक और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित कर दिया। दूसरा, संबंधित उपनिवेश में उद्योगों का विनाश हुआ, जिसे विऔद्योगिकरण का नाम दिया गया। और ये सब उसका प्रभाव है कि जहां पर देखो अब उपनिवेशों में को क्या होगा, कच्चे माल का निर्यातक और विनिर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया गया, तो उससे उसके उद्योगों का विनाश तो हो ही जाएगा। तीसरा, संबंधित उपनिवेश के बाजार का दोहन करने के लिए आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था के रूप में रेलवे और टेलीग्राफ का विकास किया। ये नव साम्राज्यवाद का लक्षण है। नेक्स्ट, उपनिवेशों में यूरोपीय शिक्षा पद्धति का प्रसार किया ताकि एक ऐसा वर्ग पैदा हो जिसका आकर्षण मातृ देश जो उपनिवेश बनाता है कि औद्योगिक उत्पादों की ओर हो। जैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया। ये चारों को पढ़ लोगे आपका क्लियर हो जाएगा। नव साम्राज्यवादियों ने 19वीं सदी में भूमंडलीकरण को कैसे प्रेरित किया। अब देखो, ये भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग आप किस काल के लिए करते हो, सोचो। 1990 के दशक में जो वर्तमान विश्व है, तो वर्तमान विश्व के लिए आप भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग करते हो। भूमंडलीकरण का शब्द का प्रयोग 1990 के दशक के लिए करते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भूमंडलीकरण कोई एक काल में नहीं है। अभी का भूमंडलीकरण तो अल्ट्रा भूमंडलीकरण है, अल्ट्रा ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन इस तरह का भूमंडलीकरण 19वीं सदी में भी आपको देखने को मिलेगा। भूमंडलीकरण में क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों का एक दूसरे के, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का एक दूसरे के निकट आना, और निकट लाने में किसकी भूमिका होती है, तो आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था की भूमिका होती है। तो जो भूमंडलीकरण, आज का भूमंडलीकरण देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज इंटरनेट पर आधारित, सैटेलाइट टीवी पर आधारित, डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम पर आधारित नवीन सूचना प्रौद्योगिकी है, आप देखते हो। और फिर उसी प्रकार से पूरी दुनिया में यातायात के बड़े द्रुत साधन, वायुयान से लेके और हर तरह का फास्ट मूविंग ट्रेन बन गई। तो ये भूमंडलीकरण का साधन है। तेजी से तुम देखते हो कि बैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होने लगा, कैपिटल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने लगी, वस्तुएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगी। ये सब भूमंडलीकरण का उदाहरण है। लेकिन इतना तो नहीं, आज तो अल्ट्रा ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन 19वीं सदी में भी आपको भूमंडलीकरण की विशेषताएं नजर आती है, जिसको 19वीं सदी का भूमंडलीकरण कहते हैं। उसी में मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है कि कैसे तो वर्तमान में विश्व व्यवस्था कुछ ज्यादा ही भूमंडलीकृत हो गई है, परंतु इतिहास में भी कई दौर ऐसे आए जब कुछ कारणों से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को बल मिला और फिर उस भूमंडलीकरण का अवसान हुआ। ऐसा ही एक काल था। जैसे इतिहास में कई बार ग्लोबलाइजेशन आया और डीग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि फिर ग्लोबलाइजेशन का पतन भी हुआ। हो सकता है जो आप देख रहे हो कि आज पैंडेमिक के बाद विश्व में ही देखो, या फिर यूक्रेन वॉर जो छिड़ा है, खासकर पैंडेमिक के बाद, तो बहुत सारे देशों ने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपना ली। अरे हमने भी तो आत्मनिर्भर भारत की नीति अपना ली, तो आज भी भूमंडलीकरण कमजोर हुआ है। और उसी प्रकार से 19वीं सेंचुरी में जो भूमंडलीकरण आया वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो टूट गया। तो फिर दोबारा भूमंडलीकरण 1990 के दशक में देखते हो तो आता जाता रहता है। तो वही आपको बता रहा है कि भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया को बल मिला और फिर उस भूमंडलीकरण का अवसान हुआ। ऐसा ही एक काल था जब 19वीं सदी का विश्व, उस काल में भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला था तथा इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू थे। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी यह वह काल था जब विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर आर्थिक निर्भरता बढ़ गई थी और 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में व्यापक वृद्धि हुई और बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की जरूरत पड़ी। अतः इस काल में यूरोपीय साम्राज्यवादियों के द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा एशिया में खाद्यान्नों के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया और उन खाद्यान्नों का आयात किया गया। दूसरी तरफ यूरोप में औद्योगिकरण की गति तेज हो गई, अतः यूरोपीय देशों ने अपने औद्योगिक उत्पादों को बड़े पैमाने पर उपनिवेशों में निर्यात किया। पूंजी का आदान प्रदान, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूंजी का आदान प्रदान होगा कि जब अन्य महाद्वीपों में कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिला तो बड़े बड़े क्षेत्र आबाद हुए, वहां से अनाजों का निर्यात किया गया। फिर कृषि उत्पादों, कच्चे मालों के संग्रह और निर्यात के लिए रेलवे और बंदरगाह की जरूरत हुई। अतः पश्चिमी देशों ने अन्य महाद्वीपों में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करना आरंभ किया, विशेषकर इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में श्रम सस्ता था तथा पूंजी पर मुनाफा बढ़ गया।
तीसरा, नवीन तकनीकी का विकास। नवीन तकनीकी के बिना यह भूमंडलीकरण संभव नहीं था, इसलिए नवीन तकनीकी के रूप में रेलवे, वाष्प चालित जहाज, सुएज नहर का निर्माण। जैसे सुएज नहर, पहले अगर सुएज नहर नहीं बना हुआ था तो लाल, जैसे भूमध्य सागर डायरेक्ट अरब सागर से नहीं जुड़ता था, फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों में भूमि मार्ग को पार करने के बाद ही आप जुड़ते। लेकिन 1869 में जब सुएज नहर खुल गया तो सीधे आप भूमध्य सागर लाल सागर से होकर अरब सागर से जुड़ गया। तो दुनिया के सारे सागर जुड़ गए, क्योंकि अरब सागर तो हिंद महासागर से जुड़ा ही हुआ था, फिर हिंद महासागर प्रशांत महासागर से। तो इसमें क्या है कि ये अब तकनीकी विकास हुआ। जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, तो स्टीम इंजन का मतलब हुआ रेलवे का विकास हुआ, स्टीम इंजन, स्टीम शिप का ही विकास हुआ, सुएज नहर का निर्माण हुआ, टेलीग्राफ, जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो टेलीग्राफ का विकास हुआ। इन्होंने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान संभव बनाया, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने का काम भी किया। चौथा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का हस्तांतरण। जैसे आज जनसंख्या का हस्तांतरण हो रहा है, उसे ही बड़ी पैमाने पर जनसंख्या का हस्तांतरण हुआ। जैसे यह वह काल था जब यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी, फिर संसाधन एवं रोजगार की खोज में लगभग 50 मिलियन यूरोपीय लोग अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया में प्रवासी के रूप में चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य महाद्वीपों के लोगों को भी विभिन्न महाद्वीपों से स्थानांतरित किया ताकि श्रमिकों की समस्या का समाधान हो सके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक श्रमिकों की समस्या का हल बहुत हद तक दास व्यापार के माध्यम से खोजा गया था, परंतु 19वीं सदी में तथा विकसित हो रही उदारवादी और समाजवादी विचारधारा के युग में दास व्यापार नहीं चल सकता था। इसकी तीखी आलोचना शुरू हो गई थी। इसलिए 1833 में, ये फिर दूसरा मुद्दा है, इसमें बस इतना ही मुद्दा रखो, इतना ही मुद्दा रखो। इसके आगे मैं ये दूसरे दिन पढ़ाऊंगा ये वाला मुद्दा, इंडेंचर्ड लेबर। ये 2018 में इस पर क्वेश्चन पूछा है, तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है, वहीं से निकल जाए ये क्वेश्चन। तो आज मैं यहीं तक छोड़ देता हूं, एक बार आप लोग पढ़ लो, जहां फिर दिक्कत होगी तो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो एक बार आज इस मैटर को आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप लोग चाहें तो मैं कल आपको फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मैटर आगे का ही भिजवा दूंगा, लेकिन एक बार इसको आप पढ़ लीजिए। कल भिजवाऊंगा तो हो सकता है आप उसमें फिर उलझ जाए, इसलिए कल आप दे दीजिए, परसों मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मैटर आपको भिजवा देता हूं। कल पूरा टाइम इसको पढ़ने पर आप दे दीजिए, क्योंकि आज हमको लगता है आप लोग ठीक से नहीं पढ़े होंगे। और एक बात और भी कहनी थी, क्वेश्चन तो मैंने मॉडल वही, जो क्वेश्चन जो 2 मैंने दिया है वही ट्राई करिएगा। आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, और कल मैं किसी कारणवश, चूंकि मुझे कुछ काम ऐसा हो गया है कि कल मैं आपका क्लास नहीं ले पाऊंगा, ऐसे मैं खाली नहीं रहूंगा, तो कल का क्लास मैं नहीं लूंगा, मैं आपको परसों क्लास लूंगा। तो आप परसों ही आइएगा, और मैं परसों ही आपको अध्ययन सामग्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है, इसमें भी बचा हुआ है। आप लोग एक बार ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज मैं यहीं रुकता हूं। कुछ अंकुर, कोई प्रश्न भी है? नहीं। तो माय स्टूडेंट्स, आई विल सी यू द डे आफ्टर टुमारो। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, और मैं परसों फिर शेष मैटर भिजवा दूंगा।